good morning students. How are you? I hope you are better at your home. We are going to start chapter 13 in class 8th, direct and inverse proportion. So first of all we will discuss what is direct proportion. What is direct proportion? If the value of x increases, then the value of y also increases. मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, होती है, ठीक है। सच दैट, और इस तरीके से द रेशो ऑफ x एंड y रिमेन सेम, कि x और y के बीच में जो रेशो है वो हमेशा इक्वल बना रहे, सेम बना रहे। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल आप ये देखिए कि अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस केस में उनका रेशो क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। देन वी कैन से x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम कह सकते हैं कि x और y क्या किस प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अभी हम इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसकी पहचान यही है कि अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, या वाइस वर्सा। क्लियर? अब उसमें एग्जांपल देके समझिए कि x1 अपॉन y1 इक्वल है x2 अपॉन y2 के, और इक्वल है x3 अपॉन y3 के। यानी ये जो रेशो की फॉर्म है आपस में क्या है? इक्वल है। और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। कितने भी x और y हो सकते हैं। तो ये सभी रेशो कैसे आ रहे हैं? आपस में इक्वल। इसने कहा है कि सच दैट द रेशो x ऑफ x एंड y रिमेन सेम। वो सेम रहना चाहिए रेशो, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब समझिए जरा यहाँ से x और y के बारे में हम क्या कह रहे थे। द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹20। हमने ऐसे ही अज्यूम किया है एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹20। तो यहाँ पर x 1 है और y 20 है। क्लियर? वन पेन की जो कॉस्ट है वो 20 है। देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज ₹40। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 था और कॉस्ट 20 थी। अब यहाँ पर x कौन है? 2 है, और यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? 40 है। इसे x1 कहिए, इसे y1 कहिए, इसे x2 मानिए और इसे y2 मानिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखो x1 पहले कितना था? 1। अब x2 कितना है? 2। तो x इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 1 था अब कितना है? क्लियर? पहले 1 था, अब x2 कितना है? 2। पहले y1 कितना था? 20, और y2 कितना है? 40। तो जैसे ही x इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से y भी तो इंक्रीज हो रहा है। पहले 20 था, 40। तो इस सिचुएशन में जैसे आपको ये सिचुएशन देखने को मिली है ना, ऐसा ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ तो भी x1 y1 नहीं पता है आपको, और x2 y2 नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा? x1 y1 आपको पता होगा, x2 मिसिंग रहेगा और y2 गिवन होगा, या फिर x2 गिवन होगा या y2 मिसिंग होगा। कुछ इस तरीके से बात करेंगे। तो आपको पहचानना यही है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन जा रहा है। ये आपको एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इस थोड़ा बहुत रह गया है तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो एक्सरसाइज में चलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन की सेकेंड एक्सरसाइज है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे जो डिपेंडेंट है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस पर बेस्ड है। फिर तो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी NCERT बुक में ओपन कीजिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को। सी क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 30.1 फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। उसने कार पार्किंग के चार्जेस आपको गिवन है। उसने आपको कैसे 4 आवर्स में 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ लगता है पार्किंग के लिए। अगर कोई अपनी कार को पार्क करना चाहता है 8 आवर्स के लिए तो उसके लिए 100 रुपीज़ लगता है। इस तरीके से उसने आपको टेबल में गिवन है। तो उस टेबल को हमने ऐसे बनाया है, ठीक। यहाँ पर आवर्स लिखा है, 2 रोज में से हमने कन्वर्ट किया है। यहाँ पर आवर्स है और यहाँ पर रुपीज़ है। आवर्स 4 आवर्स में कितना पे कर रहा है? 60 रुपीज़। 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़। इस तरीके से हमने इसे लिखा है। वैसे टेबल बना के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे ईजी हो जाएगी। तो ये कौन है? इसे हम x कह दें, इसे x कह देते हैं, और इसे हम y कहते हैं। ये x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4
तो हमें इनके रेशियोज चेक करने हैं, 4/60, 8/100, 12/140, इस तरीके से इनके रेशियो चेक करने हैं और चेक करना है कि ये x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 है या नहीं। ठीक है, ये रेशियो चेक करने हैं कि आपस में इक्वल है। अगर ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन जाएगा। वो यही पूछ रहा है आपसे, नीचे देखिए इस टेबल पे, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। पूछ रहा है कि ये चार्जेस जो है आपको जो रेशियो गिवन है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ये जो x1/y1 है वो कितना है, 4/60, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होता है हमारे पास, 4 बन जाए और ये कितनी बार आएगा, 15 टाइम्स, यानी 1/15 क्या आ जाए हमारा x1/y1। x2/y2 चेक करते हैं, वो कौन है, ये 8/100, 8/100 4 2 जा 8 और ये कितनी बार 25 टाइम्स कैंसिल होगा 4 से, कितना आता है 2/25। अब हमने यहाँ पर देखा कि x1/y1 की वैल्यू ये x2/y2 की वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल है नहीं, दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर। अगर रेशो, उसने कहा था ना रेशो रिमेन सेम, रेशो सेम होने चाहिए, तो रेशो हमारे सेम कहाँ आ रहे हैं, अलग अलग है दोनों रेशो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। थर्ड वैल्यू को चेक करते हैं, x3/y3 मीन्स टू से 12/140, इसे कैंसिल कर सकते हैं हम किससे, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो कितना है 3/34, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 3/35 कैंसिल नहीं होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए आप। ओके, तो ये रेशो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ भी इक्वल नहीं होगा, हमें पता है। ठीक है, x4/y4 इक्वल्स टू 24/180, ये 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 और 5 5 जा 40। अभी भी ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 3 5 जा 15, कितना है 2/50। ये कौन है हमारा x4/y4। कोई भी रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट कैसे देना है हमें, हेयर x1/y1 is not equal to x2/y2 is not equal to x3/y3 is not equal to x4/y4। ये हमें यहाँ रेशो लिखना है कि ये कोई भी रेशो आपस में इक्वल नहीं है। सो दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमारा आंसर होगा दीज आर नॉट, लिखेंगे आप लोग इस चीज को, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसे नोट कर लीजिए पहले बच्चों आप। सी क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 parts ऑफ बेस। यानी कि 1 part तो रेड पिगमेंट्स का है और 8 parts किसके हैं, बेस के हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड, कि कितना बेस हमें ऐड करना। अब देखिए इसमें टेबल गिवन है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, ये रो किसकी है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स की, और ये पार्ट्स ऑफ बेस की। यहाँ पर ये बॉक्सेस क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या आना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए जरा पहले, ये जो सेकंड वाला है यहाँ पर, ओके, तो ये ब्लैंक स्पेसिस हैं, यहाँ पर हम फिल करेंगे। ये किसकी रो है, चेक करें, x1 x2 x3 x4 x5, और ये y1 y2, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे y2, और यहाँ पर y3 y4 एंड y5, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यार जो 1/8 है वो किसके होगा, 4/y2 के इक्वल होगा नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी ये सब रेशो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रेशो रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, y2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसे करके बेटा, तो y2 इक्वल्स टू 8 किसके पास जाएगा, 4 के पास, तो 4 × 8 मीन्स y2 कितना आ जाता है 30, यानी मिसिंग नंबर फाइंड हो गया, ये y2 पूछ रहा है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड
y3, तो 1/8 का रेशो किसके साथ ले 7/y3 के साथ ले 1/8 को सबके इक्वल रख दीजिए, या फिर आपको 4/y2 तो पता चल चुका है ना, y2 ये तो 4/32 को भी आप इसके इक्वल रख सकते हैं, किसी भी रेशो को किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, लेकिन नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए, जैसे ये अब ये तो y2 भी पता चल चुका है, तो 4/32 ही तो है, इसे इसके इक्वल रख लीजिए। तो मैं तो फर्स्ट वाले को इसके इक्वल रख रहा हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/8 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर दीजिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 8 7 के बाद आएगा, तो मतलब y3 इक्वल्स टू 7 × 8 मीन्स टू 56 है, y3 हमारा होगा 56, ये भी आंसर आ गया। इसके बाद 1/8 को हम किसके इक्वल रखेंगे 12/y4, ठीक, 12/y4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 कितना होगा हमारा, y4 इक्वल्स टू 12 × 8 कितना होगा 12 × 8 96, तो इस तरीके से हमारा y4 भी आ जाएगा। और y5 भी तो फाइंड आउट करना है, तो 1/8 को ही आप किसके इक्वल रखेंगे 20/y5, तो वहाँ से y5 भी आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। y5 आप खुद डू योरसेल्फ, वो आपको खुद करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, रीड कर दे रहा हूँ, समझिए। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। उसने कहा कि एक फैक्ट्री में जो मशीन है वो 840 बोटल्स फिल करती है कितने टाइम में 6 आवर्स में। तो एक्स हमारा कौन है 840 और वाई कौन है 6 आवर्स। सेकेंड लाइन, हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले एक्स 840 था तो टाइम कितना लग रहा था 6 आवर्स, अब की बार कितने आवर्स कह रहा है वो 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में तो बोटल्स कम ही फिल होंगी ना। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, यानी y डिक्रीज है ना तो x भी डिक्रीज होगा। तो मतलब क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आपको कुछ नहीं करना है। x1 हमारा कौन होगा 840 और y1 कौन होगा 6 आवर्स, x2 कौन होगा अननोन है और y2 कितना होगा 5 आवर्स। ऐसे टेबल आप बनाएंगे जैसे मैंने आपके सामने किया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, वहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स, यानी जो फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का वो कितना बड़ा दिखाई देता है कि 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी जो 5 सेंटीमीटर है वो 50,000 टाइम्स के इक्वल है, ये कहना चाहते हैं। शॉन इन द डायग्राम व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है, वो तो हमें 50,000 टाइम्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल जा रहे हैं 50,000 के, क्लियर। अ सेकेंड क्वेश्चन इसी में बनाए, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड, अगर फोटोग्राफ एनलार्ज हो कितना 20,000 टाइम्स ओनली, तो कम हो रहा है ना, पहले 50,000 था 20,000, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, इसकी एनलार्ज्ड लेंथ क्या, क्लियर। तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए।